सही। नहीं, पानी की वजह वो मुझे कोई वो दे रहे हैं, ग्रीन टी दे रहे हैं। अच्छा, तकरीबन लोग दोबारा ज्वाइन कर लिया स्टूडेंट्स ने, तो मैं शेयर कर दूं पहले स्क्रीन, फिर उसको आगे करते हैं। तो हम लास्ट वाले टी अकाउंट पर थे और इस चीज़ को समझा रहे थे कि यहाँ पर ये जो टोटल कॉस्ट पुट की गई थी उसमें से कंप्लीटेड को माइनस करके एंडिंग निकाल सकते हैं, या फिर जॉब नंबर 14 पे जितनी कॉस्ट आ चुकी है 5,900 और 3,600, इसको जमा करके एंडिंग निकाल सकते हैं। तो ये प्रोसेस इन्वेंट्री के थे। उसके बाद फिर फिनिश गुड्स को हम वन बाय वन चेक करें, तो यहाँ से अगर आप शुरू करें इस जगह से हमने वर्क इन प्रोसेस वो शिफ्ट कर दी, कॉस्ट फिनिश गुड्स इन्वेंट्री में शिफ्ट हो गई। ये 1,200 रुपए की कॉस्ट यहाँ से क्रेडिट हुई, यहाँ डेबिट हो गई फिनिश गुड्स में, जिसके लिए एंट्री पास होती है फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। लेकिन क्या ये अप्रैल में जो शिफ्ट हुई है कंप्लीटेड जॉब्स हैं, क्या ये सोल्ड हो गई? क्या ये जॉब सोल्ड होगी 1,200 रुपए की? ये सोल्ड होगी फॉलोइंग मंथ में। फॉलोइंग मंथ से मुराद नेक्स्ट आने वाले महीने में। अगर अप्रैल कंप्लीट हो गई, ये फिनिश गुड्स में गई है, तो ये मई में सोल्ड होगी। लिहाजा अप्रैल अप्रैल के अंदर सिर्फ ये 1,200 रुपए की कॉस्ट, ये जो अमाउंट आप देख रहे हैं, ये अमाउंट 1,200 रुपए की कॉस्ट का जो है ये एंडिंग बैलेंस में आया। कोई सेल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं, और यही एंडिंग बैलेंस फिर नेक्स्ट मंथ के बिगिनिंग में शिफ्ट हो गया। अब जब अगला महीना शुरू हुआ मई का, तो मई के महीने में ये सर ये 9,600 रुपये। सर ये बिगनिंग किस तरीके से आया? 10,000 जो है नेक्स्ट मंथ का 10,000 मई में। मई में बिल्कुल बता रहा हूँ। मई के अंदर आपको ये जो अमाउंट लिखा हुआ नजर आ रहा है, रुपए से पहले डॉलर का निशान बना हुआ है, तो ये 1,200 रुपए का एंडिंग बैलेंस जो पिछले महीने फिनिश गुड्स इन्वेंट्री का बिगिनिंग बैलेंस बन गया। और फिर फिनिश गुड्स इन्वेंट्री में मई के महीने में जो सामान आया है वो 9,600 रुपए का है। वो आप देखें कि ये शिफ्ट होकर इधर आ गया 9,600 का। अब आपके पास मई के महीने के अंदर 1,200 रुपए बिगिनिंग में थे, 9,600 इसी महीने में आए। सोल्ड कौन से होंगे? तो जो पिछले महीने का कंप्लीटेड है वो सोल्ड होगा, तो ये पिछले महीने का जो बिगिनिंग जाएगा, ये सोल्ड हो जाएगा। और अगर आप इधर चेक करें तो ये हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में डाल दी है 1,200 रुपए, यानी जो बिगिनिंग बैलेंस के थे वो सोल्ड हो गए 1,200। अब बचे कौन से? वो बचे जो इस महीने में कंप्लीट हो, वो आपके 9,600 एंडिंग बैलेंस में बच गए। ये एंडिंग बैलेंस 9,000, दिस वन। उसके बाद फिर जून के महीने में जो कॉस्ट कंप्लीट होकर आई वर्क इन प्रोसेस से, वो थी 19,200 रुपए की। आप चेक करें, ये 19,200 की कॉस्ट यहाँ पर कंप्लीट होकर आ गई 19,600 की, दिस वन।
19,000 से सोल्ड होगी, जो पिछले थी यानी 9,600 थी, ये सोल्ड हो जाएगी और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में चली जाएगी 9,600। बची कौन सी? 19,200। तो अब हमने यहाँ पर एक शेड्यूल बना लिया। ये जो आपको शेड्यूल नजर आ रहा है, ये शेड्यूल हमने बना वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स इन्वेंट्री को शो कर दिया। पर हमने ये हेडिंग डाली एंडिंग बैलेंसेस। किसके एंडिंग बैलेंसेस? इन्वेंट्री मई की और जून। ये 300 था, 9,300। फिर ये था 9,600, नहीं 18,600, ये आ गया 18,600। फिर यहाँ पे था 9,500। इसी तरह फिनिश गुड्स की एंडिंग बैलेंसेस यहाँ पे थे 1,200, ये आ गए 1,200। यहाँ थे 9,600 एंडिंग में, ये आ गए 9,600, 1,200 आ गए। तो ये अलग से एक टेबल बनाकर जो रिक्वायरमेंट पूछी गई थी कि वर्क इन प्रोसेस के एंडिंग बैलेंसेस और फिनिश गुड्स के एंडिंग बैलेंसेस, वो हमने इन टी अकाउंट्स की मदद से निकाले और यहाँ पर पुट कर दिए। तीसरी रिक्वायरमेंट में पूछा सेल्स रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट। अब सेल हुई किस किस महीने में? अप्रैल में आप देखें कोई सेल नहीं है यहाँ पर, यहाँ कोई सेल हुई है मई में, जून में और जुलाई में। मई में कौन सा सामान सेल हुआ? जो अप्रैल में बना था। जून में कौन सा सेल हुआ? जो मई में बना था, मई में आया था। अब जुलाई में जो हमारे पास जून में तैयार हुआ, जुलाई में सोल्ड हो जाएगा। लिहाजा अब हमने यहाँ पर रिक्वायरमेंट के मुताबिक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले लिख ली। ये 12,000 रुपये, 1,200 रुपये यहाँ से आए। उसके बाद फिर ये 9,600 रुपये का जो बैलेंस आपको नजर आ रहा है 9,600 का, ये यहाँ से आया 9,600 का बैलेंस। और ये 19,200 वो हैं जो जून में कंप्लीट हुए थे और अगले लिखा हुआ था इंस्ट्रक्शन से पहले कि ईच जॉब वाज कंप्लीटेड, ईच जॉब वाज सोल्ड 25 कॉस्ट, यानी 25% कॉस्ट से ज्यादा में सोल्ड होगी। अगर 100 रुपए की उसकी कॉस्ट है तो 125 रुपए में वो सेल होगी और 25 रुपए उसमें मुनाफा होगा। ये मतलब होता है अब मुनाफा निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन थी और सेल गिवन नहीं थी। तो सेल मालूम करने के लिए आपने 125% निकाला, यानी कॉस्ट 100%, कॉस्ट 100% और 25% इसमें मुनाफा शामिल करके 125% निकाला कॉस्ट का। तो ये रेवेन्यू निकला ये आपके पास। इस 1,200 का 125%, 9,600 का 125%, 19,200 का 125% सेल आ गई। और सेल मालूम करने के बाद फिर ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाला सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करके। सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब जरा इसमें क्वेश्चन पूछ लें जी। ये जो क्वेश्चन रेज हो रहे हैं सही हो रहे हैं बिल्कुल? अच्छा, ये अमजद अली ने और एक और स्टूडेंट ने पूछा है सर कंपटीशन के जरिए से बता दें। तो बेसिकली इसकी यही कंपटीशन है बेटा, यानी टी अकाउंट में ही कंपटीशन होगी इसकी। अलग से जो होगा वो था जो मैं आपको पहले जबानी बता रहा था, लेकिन इसको कंप्यूट इसी तरह से शो करके दिखाना है। इस सवाल का आसान तरीका यही है।
अदरवाइज अगर आप इसको टेबल बनाकर करेंगे तो ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा समझने में। तो बेहतर ये है कि इसको टी अकाउंट से ही, इस सवाल को टी अकाउंट से ही समझें। हाँ, ये जो समरीन ने सवाल पूछा है कि इसमें ये बात मेंशन नहीं है कि पहले फर्स्ट वाली सोल्ड होगी, तो बेटा उसके लिए देखें एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ईच जॉब was sold for 25% above its cost in the month following completion। in the month following completion, जिस मंथ में कंप्लीट हुई है उसके फॉलोइंग यानी आने वाला जो मंथ होगा उसमें सोल्ड होगी वो 25% अबव कॉस्ट पे। तो इस वजह से हमने उसको नेक्स्ट मंथ में सोल्ड किया है। हाँ, दोनों जॉब्स इसलिए एक साथ सोल्ड नहीं हो रही कि मैंने आपको बताया कि पिछले मंथ वाली अगले मंथ में सोल्ड होगी, ये बात मेंशन है। हाँ, प्रॉपर इनकम स्टेटमेंट की जरूरत इसलिए नहीं है कि उसने इनकम स्टेटमेंट पूछी नहीं है, उसने आपसे सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का कहा है। तो आप ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करके दिखा सकते हैं। लिहाजा जरूरी नहीं है कि आप इसकी प्रॉपर इनकम स्टेटमेंट बनाएं, बना भी सकते हैं लेकिन कंपलसरी नहीं है। 125% का मैंने आपको बता दिया कि 125% जो आया है, अक्सा पूछ रही थी, तो वो 25% अबव कॉस्ट था। तो कॉस्ट का अबव 25% जब सेल पर अप्लाई करेंगे तो 125 होगा सेल्स मालूम करने के लिए। एनी अदर क्वेश्चन? चले नेक्स्ट देखें, इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2-11, वो भी काफी डिफरेंट है। 2-11 में उसने सर्विसेज बिजनेस का पूछा हुआ है। मैं स्क्रीन के ऊपर शेयर कर देता हूँ सर्विसेज बिजनेस। यस, ये आप अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 सर्विसेज बिजनेस से रिलेटेड है। यहाँ पर उसने आपको ये बताना चाहे कि जब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को कंपेयर किया जाए तो कौन कौन से अकाउंट्स मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विसेज में डिफरेंट हैं। मैन्युफैक्चरिंग में क्या नाम दिया जाता है और सर्विसेज में उसका क्या नाम होता है, उसको उसने एक टेबल बनाकर आमने सामने शो कर दिया है। एक लॉ फर्म है, सर्विसेज की बिजनेस है, लॉ फर्म है। इस लॉ फर्म के अंदर और इसका कंपैरिजन मैन्युफैक्चरिंग फर्म के साथ किया है। लॉ फर्म का कंपैरिजन मैन्युफैक्चरिंग फर्म के साथ किया। यहाँ पर देखें कि मैन्युफैक्चरिंग में जो रॉ मटेरियल है उसको सप्लाईज का नाम देंगे, जो फैक्ट्री वेजेस पेबल होता था उसको सैलरी एंड वेजेस पेबल का नाम देंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होता था उसको ऑपरेटिंग ओवरहेड का नाम देंगे, जो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री होती थी उसको सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोसेस का नाम देंगे, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है उसको कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड सर्विसेज का नाम देंगे। अब ये ट्रांजैक्शंस हैं, इसको जर्नल में पास करना है। रिक्वायरमेंट नंबर ए, जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन फॉर मार्च। ओमिट एक्सप्लेनेशन यानी नरेशन देने की जरूरत नहीं है। एंड डिटरमाइन the behavior and determine the balance of the services contract in process account। टी अकाउंट बनाकर वर्क इन प्रोसेस का टी अकाउंट बनाए। यहाँ चेक कर लें, सर्विसेज वर्क इन प्रोसेस अकाउंट किसको कहा गया था, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को कहा गया था। अब इन तमाम 6 की 6 ट्रांजैक्शंस को जर्नल में पास करना है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज सप्लाईज ऑन अकाउंट, तो हम सप्लाईज को डेबिट करेंगे और अकाउंट पेबल को क्रेडिट कर देंगे। फिर लिखा था कि सप्लाईज 1200 रुपए की इस्तेमाल हुई जिसमें 60% डायरेक्ट थी और 40% इनडायरेक्ट थी। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे सप्लाईज एज अ मटेरियल है। जिस तरह मटेरियल को डेबिट करते हैं खरीदारी के वक्त और जब मटेरियल इस्तेमाल हो तो मटेरियल को क्रेडिट कर दिया जाता है, इसी तरह यहाँ पर
सप्लाईज जब इस्तेमाल होगी तो सप्लाईज क्रेडिट, लेकिन अगर डायरेक्ट यूज हुई है सप्लाईज तो वो डायरेक्ट मटेरियल है। और डायरेक्ट मटेरियल कहाँ जाता है? वर्क इन प्रोसेस में। और वर्क इन प्रोसेस का सर्विसेज के बिजनेस में किस नाम से अकाउंट है? वो है कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोसेस के नाम से। जबकि इनडायरेक्ट मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में जाता है, और यहाँ पर इनडायरेक्ट मटेरियल की जो सप्लाईज यूज हुई है इनडायरेक्ट 40%, वो कहाँ जानी चाहिए? वो जाएंगी ऑपरेटिंग ओवरहेड में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का तो काम यहाँ नहीं हो रहा, काम है सर्विसेज बिजनेस का, लिहाजा वो जाएंगी ऑपरेटिंग ओवरहेड में। और यहाँ पर ऑपरेटिंग ओवरहेड डेबिट हो जाएगा। तो सेकंड नंबर की जो एंट्री है दिस वन, इस सेकंड नंबर की एंट्री में सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोसेस डेबिट होगा 60% ऑफ 1200 रुपए का। दोबारा डेबिट करेंगे एक और अकाउंट, ओवरहेड ऑपरेटिंग ओवरहेड डेबिट, उसमें अमाउंट 40% आ जाएगा 1200 रुपए का, और क्रेडिट कर दिया जाएगा सप्लाईज के अकाउंट। ये वही सेम एंट्री है जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल को रिकॉर्ड करने की होगी। थर्ड एंट्री में बात हो रही है लेबर की, कि असाइन लेबर based on the time card for the month which indicated labor cost of 60,000, 80% डायरेक्ट है, 20% इनडायरेक्ट है। तो जो 80% डायरेक्ट है वो चली जाएगी सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोसेस में, और जो 20% इनडायरेक्ट है वो चली जाएगी। आवाज आप लोगों को आ रही है मेरी? ओके ओके, यस। ठीक है ठीक। तो जो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है वो सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोसेस में 80% आ जाएगी। जो इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है वो ऑपरेटिंग ओवरहेड में डेबिट हो जाएगी, और क्रेडिट कर देंगे सैलरी एंड वेजेस पेबल को। पहले हम करते थे एक्रूड पेरोल को या पेरोल पेबल को, यहाँ पे सैलरी एंड वेजेस पेबल को। उसके बाद फोर्थ नंबर ट्रांजेक्शन जिसमें वो कह रहा है कि ऑपरेटिंग ओवरहेड कॉस्ट इनकट फॉर कैश 40,000 रुपीज। तो ये एक नॉर्मल एंट्री, जिस तरह मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डेबिट होता था, यहाँ पर ऑपरेटिंग ओवरहेड डेबिट कैश क्रेडिट। फिफ्थ ट्रांजेक्शन में ऑपरेटिंग ओवरहेड अप्लाइड किया गया है, यानी प्री डिटरमाइंड रेट 90% ऑफ डायरेक्ट अटॉर्नी कॉस्ट, डायरेक्ट अटॉर्नी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 60,000 का 80% निकाल लें। 60,000 का 80% कितना आएगा? 48,000। 48,000 का 90% जो है वो ओवरहेड अप्लाइड है ट्रांजेक्शन नंबर 5 में। तो एंट्री पास होगी सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोसेस डेबिट और ऑपरेटिंग ओवरहेड क्रेडिट 90% से। और लास्ट ट्रांजेक्शन फिर एंट्री में आ जाएगी वर्क कंप्लीटेड टोटल, यस 48,000, वर्क कंप्लीटेड टोटल 75,000। तो अब ये वो काम है जो कंप्लीट होके सामान जाता था फिनिश गुड्स पे। यहाँ पर ये डायरेक्ट सर्विसेज फिनिश गुड्स पे नहीं जाएगा, बल्कि डायरेक्ट ये चला जाएगा कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट के नाम से। यहाँ फिनिश गुड्स का कोई टी अकाउंट नहीं होगा, क्योंकि गुड्स कंप्लीट होकर रखी हुई नहीं है, बल्कि वो सर्विसेज प्रोवाइड कर दी गई हैं। लिहाजा कॉस्ट फिनिश गुड्स यहाँ पर आप कॉस्ट ऑफ इक्वल है, और क्रेडिट कर देंगे हम सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोसेस के टी अकाउंट को। तो ये कंपैरिजन था मर्चेंडाइजिंग बिजनेस का सर्विसेज बिजनेस की ट्रांजैक्शंस के साथ। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, आप इसको एक दफा देखें, और फिर भी अगर इसको समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन रेज कीजिएगा। सर ये सवाल सॉल्व ग्रुप में आप सेंड कर देंगे?
ये आप अपने पास ज़रा देख लें, इसको एक दफ़ा तमाम ट्रांजैक्शंस को जो हम समझा रहे थे इसको ज़रा चेक कर लें। मटेरियल की ख़रीदारी, सप्लाईज डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट, फिर जो डायरेक्ट मटेरियल यूज़ हुआ वो सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑपरेटिंग ओवरहेड में जाएगा, सप्लाईज क्रेडिट हो जाएंगी। डायरेक्ट लेबर सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोसेस में जाएगा, इनडायरेक्ट लेबर ऑपरेटिंग ओवरहेड में जाएगा और सर्विसेज एंड वेजेस पेबल क्रेडिट हो जाएंगी। फिर ऑपरेटिंग ओवरहेड कॉस्ट इनकट हुई कैश पर, ऑपरेटिंग ओवरहेड डेबिट कैश क्रेडिट। ऑपरेटिंग ओवरहेड अप्लाइड जो था वो सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट इन रिसीवेबल में, सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोसेस में डेबिट, ऑपरेटिंग ओवरहेड क्रेडिट। और लास्ट में जो जॉब्स कंप्लीट हो गई उनको कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट डेबिट और सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोसेस क्रेडिट। राइट साइड पे टी अकाउंट बना हुआ है, इस टी अकाउंट जिस तरह बनता था इस तरह सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोसेस का अकाउंट, इसमें बिगिनिंग बैलेंस 0 है, सप्लाईज जो यूज्ड हुई हैं यहाँ से बैलेंसेस को पुट किया गया है कि 720 यहाँ गए, ये 48,000 इधर आ गए, ये 40,000 यहाँ पुट हो गए, 43 तीनों को सम किया और उसमें से 75,000 की जो कंप्लीट हो गई कॉस्ट वो आपने क्रेडिट कर दी। यहाँ से 75,000 है ये जो यहाँ से आए हैं, इधर से डेबिट हो रहे थे, क्रेडिट हो कर दिया आपने, ये क्रेडिट में लिख दिया। इस टोटल में से इस 75 को माइनस किया तो ये रिमेनिंग बैलेंस एंडिंग बैलेंस आ गया सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट, यानी ये वो जॉब्स हैं, ये वो सर्विसेज हैं जो अभी प्रोसेस में और अभी कंप्लीट नहीं हुई। ओवर अप्लाइड और अंडर अप्लाइड किस तरह निकला, ये जो 40,000 हैं ये एक्चुअल ओवरहेड हैं, ये आ गए, ये 43,000 ओवर अप्लाइड हैं, एक्चुअल और अप्लाइड। एक्चुअल में जो अमाउंट नजर आ रही है उसमें 40 ये हैं, 12,000 ये हैं और 480 यहाँ से आए हैं, 480, 12 और 40,000, इन तीनों का सम या 42,720 और अप्लाइड हैं 43,000। तो हमने इसको अंडर अप्लाइड का नाम दिया डिफरेंस निकाल के, और इसको एडजस्ट किया जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। बेटा इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की ये जो लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इट्स अ रॉन्ग, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं आएगा यहाँ पर आएगा कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस में कॉस्ट ऑफ गुड्स यूज होगा कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट और क्रेडिट कर दिया जाएगा ऑपरेटिंग ओवरहेड को जो अंडर अप्लाइड है। क्लियर है ये बात? वालेकुम अस्सलाम। सर ये ओवरहेड एक्चुअल की जो अमाउंट है सर, ये प्लीज काइंडली दोबारा। सर ओवरहेड एक्चुअल की अमाउंट। बेटा ओवरहेड एक्चुअल की अमाउंट तीन चीजों को सम करके आ रही है। एक्चुअल ओवरहेड की अमाउंट आ रही है 480 रुपए, यहाँ से ये 480, ये 12,000 बल्कि, और ये 40,000, इन तीनों का सम यहाँ पर आया है 52,700। आप चेक कर लें जरा अपने पास सम करके। जो है वो पापा ने वापस मैंने बोल दिया था उन्होंने। सर इनका सम ठीक नहीं आ रहा, 52,080 आ रहा है। ओके ओके, मैं भी दोबारा चेक कर लेता हूँ। 480 प्लस 12,000 40,000 ये आ रहा है 52,000, ये अमाउंट आ रहा है 52,480। ये मैं करेक्शन इसमें करके फिर आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा ये। और उसके बाद फिर जब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे एक्चुअल के साथ, तो एक्चुअल अमाउंट आ रही 52,480 और उसमें से माइनस हो जाएगा आपके पास 43,200। तो अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं माइनस 43,200 तो अंडर अप्लाइड आएगा 9,280 अंडर अप्लाइड आएगा। क्लियर है बात सबको?
जी सर। सर 43,200 कहाँ से आया है सर? ये 43,200, हाँ ये 43,200 जो है वो क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि डायरेक्ट अटॉर्नी कॉस्ट का 90%। अब डायरेक्ट अटॉर्नी कॉस्ट क्या है? ये डायरेक्ट लेबर है। डायरेक्ट अटॉर्नी कॉस्ट इज द डायरेक्ट लेबर, जो कि यहाँ 48,000 गिवन है। इस 48,000 का आप 90% निकाल लीजिए। 90% ऑफ 48,000। यस सर वही आ रहा है। यहाँ तक क्लियर सर है? एक दो यस चीज़ें सर। बता दें मुझे। एक तो ये इंस्ट्रक्शन के अंदर लिखा हुआ ओमिट एक्सप्लेनेशन, इसका क्या मतलब है? नरेशन लिखनी, जो टी अकाउंट ट्रांजैक्शन आती है वो नहीं लिखनी है, एक्सप्लेनेशन की। सर ओवरहेड ऑन अप्लाइड का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, एक दफ़ा अगेन ऐसी टर्म्स। एक्चुअल ओवरहेड वो हैं जो आपके महीने में फैक्ट्री के अंदर ओवरहेड है। एक्चुअल ओवरहेड को हम एस्टिमेट कर लेते हैं प्री डिटरमाइंड रेट की मदद से। वो जो एक एस्टिमेटेड अमाउंट होती है वो अप्लाइड ओवरहेड कहलाता है। ठीक है सर। एनी अदर क्वेश्चन? नहीं, हल्का सा पराठा एक बना दो और बस चाय सर दे दो। मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन ये पूछना था कि रिक्वायरमेंट में मुझे ना रिक्वायरमेंट समझ नहीं आती कि किस तरह से हमें क्लियर होती है। मुझे ऐसा रिक्वायरमेंट जो है सर मैं किस तरह से उसको क्लियर। देखिए, रिक्वायरमेंट कुछ क्वेश्चंस के अंदर ऐसी होती हैं जो जैसे मिसाल की तरफ बी पार्ट सी पार्ट है, उसमें थोड़ी डिफिकल्टी होती है, वरना तो सीधी सीधी बात मिलते हैं तो मैं आपको बता प्रॉब्लम हो रही है। सर वो 2-1 है ना, उसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है तो सर हाँ, वो उसमें थोड़ा वो बहुत कम ऐसे सवालात होते हैं जिसमें इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आप उनको एक एक करके समझने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी आप। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं बेटा, अपने पास चेक कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। अरीबा, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रही हैं? आपका हैंड रेज है। सर प्रीति के 2-10 एक दफ़ा दोबारा समझा दें थोड़ा सा, जो उसकी सिर्फ की जो टी अकाउंट्स थे ना, सिर्फ वो साइड मेरा क्लियर नहीं हुआ है।
चले सर उसके लिए काम बाकी ये का तो कीजिएगा। समझ आ गया। सही है, उसके लिए काम ये कीजिएगा कि आपको मैं अभी ग्रुप के ऊपर उसका सोल्यूशन शेयर करूँगा, आप उसको इत्मीनान से अपने रजिस्टर में कॉपी करें, ठीक। और फिर उसके बाद जिस जगह पे आपको ये प्रॉब्लम आए कि ये चीज़ कहाँ से आई है उसको मार्क करके और फिर आप उसको मुझसे वॉइस मैसेज से या टेक्स्ट करके पूछ लीजिएगा। ओके सर, थैंक यू। जी अरीबा, आप कुछ पूछ रही थी? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में मुश्किल नहीं, आसान सा क्वेश्चन है ज़्यादा। अब इसको ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 12 आपको खुद करना है, मैं समझा रहा हूँ, इसका सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। एक सर्विसेज फर्म है, सीपीए फर्म, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यूज जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग टू कैप्चर द कॉस्ट ऑफ इट्स ऑडिट जॉब्स। There were no audit job in process at the beginning of November. नवंबर के स्टार्टिंग में कोई प्रोसेस में जॉब नहीं है। Listed below are the data concerning the 3 audit jobs conducting during November. 3 जॉब जो हैं वो ड्यूरिंग नवंबर कंडक्ट किए और ये उनके नाम गिवन है, यानी उन क्लाइंट्स के नाम लिखे हुए हैं, ये जिनको ये सीपीए वालों ने, सीपीए फर्म ने सर्विसेज प्रोवाइड की, उनके नाम लिखे हुए हैं। पहली जो फर्स्ट क्लाइंट है, सर्विसेज के अंदर कितना खर्च हुआ? 600 का। लेबर कॉस्ट जो आई ऑडिट करने में वो 5400 आई। और तीसरे नंबर पे आना चाहिए था ओवरहेड। उन्होंने ओवरहेड नहीं दिया बल्कि ऑडिट करने में जितने घंटे इस्तेमाल हुए वो आवर्स दे दिए। इन आवर्स की मदद से इसमें मालूम करेंगे कि ओवरहेड का खर्च हुआ। लिहाजा आपको इस सवाल के अंदर एक चीज सिर्फ मालूम करनी है, वो है ओवरहेड कॉस्ट, जो कि गिवन नहीं है। मटेरियल कॉस्ट गिवन है, लेबर कॉस्ट गिवन है, ओवरहेड कॉस्ट आपको मालूम करके इन तीनों को जब आप सम करेंगे तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड निकल आएगी। नीचे वो बता रहा है, फिर यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ से रीड करें इस जगह से, तो वो कह रहा है कि ओवरहेड कॉस्ट आर अप्लाइड टू जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटर आवर्स एंड द प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट इज $50 पर ऑडिट आवर। द कंपनी द लियाइन जॉब, अब लियाइन जो है ये फर्स्ट कस्टमर जो है, दिस वन, इसकी जॉब जो है वो इज द ओनली इनकम्प्लीटेड जॉब। सिर्फ इस क्लाइंट की जॉब जो है वो इनकम्प्लीटेड है, इस लाइन में कह रहा है, सेकंड लाइन के अंदर। एट द एंड ऑफ नवंबर, इसका मतलब इस क्लाइंट, ये क्लाइंट जो है और इस क्लाइंट की जॉब कंप्लीट हो गई, तो इसका जो टोटल आएगा वो टोटल किस तरह आएगा? आप यहाँ पर किसकी मदद से निकालेंगे ओवरहेड रेट? ये $50 से मल्टीप्लाई करके, $50 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, और ओवरहेड निकल आएगा। इन तीनों को सम करेंगे, इन तीनों को सम करेंगे तो इनकी टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। इसकी कॉस्ट और इसकी कॉस्ट कहलाएगी कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो कॉस्ट है ये एंडिंग बैलेंस कहलाएगी जो इसकी कॉस्ट है, क्योंकि ये अभी इनकम्प्लीट है। उसने कहा फिर आगे कि एक्चुअल ओवरहेड का खर्चा जो आया वो 11,000 रुपये आया। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ जॉब ईच, कॉस्ट ऑफ ईच जॉब, बताइए कॉस्ट ऑफ ईच जॉब कितनी है? तो आप इसी तरह का सेम इसी फॉर्मेट पे टेबल बनाएं, और टेबल बनाकर उसमें यहाँ पर आवर्स नहीं लिखेंगे आप, बल्कि आवर्स की जगह क्या लिखेंगे? ओवरहेड लिखेंगे, ऑपरेटिंग ओवरहेड लिखेंगे, ऑपरेटिंग ओवरहेड। और 72 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 88 को 50 से, और 45 को 50 से। उसके बाद फिर दूसरी रिक्वायरमेंट है आपके पास, सेकंड रिक्वायरमेंट, कि इंडिकेट करें बैलेंसेस ऑफ सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोसेस अकाउंट एट द एंड ऑफ नवंबर। यानी आपको टी अकाउंट का एंडिंग बैलेंस निकालना है। तो वो एंडिंग बैलेंस इस तरह भी निकल सकता है कि आप सिर्फ इसको सम कर लें बस, ये आपका एंडिंग बैलेंस कहलाएगा।
ओवरहेड की कॉस्ट यहाँ निकली भी होगी और इन दोनों को सम कर लें, ये एंडिंग बैलेंस है, क्योंकि सिर्फ एक ही जॉब तो इनकम्प्लीट थी। और टी अकाउंट अगर बनाएंगे तो टी अकाउंट में आपको मालूम है कि जब टी अकाउंट बनता है तो टी अकाउंट के अंदर यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड, यहाँ पे, और फिर तीनों में से जो वो इस तीनों कॉस्ट में से कंप्लीटेड को माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो एंडिंग बैलेंस होगा। और वही होना चाहिए जो इसका सम है, इसमें फर्क नहीं होना चाहिए। रिक्वायर्ड द एंडिंग बैलेंस अकाउंट। अब ओवरहेड बनेगा कि आप बनाएंगे जिसमें एक तरफ ऑपरेटिंग ओवरहेड में एक्चुअल कॉस्ट आएगी और एक तरफ अप्लाइड कॉस्ट आएगी, यानी इस साइड पर कॉस्ट आएगी एक्चुअल कॉस्ट और इस तरफ अप्लाइड कॉस्ट आएगी। दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो एंडिंग बैलेंस कहलाएगा। ये आपको मालूम है कि अगर अप्लाइड ज्यादा हो तो ओवर अप्लाइड, अप्लाइड कम हो तो अंडर अप्लाइड। एडजस्टिंग इनफी नहीं पूछी उसने, सिर्फ एंडिंग बैलेंस पूछा है। ये आपको खुद कंप्लीट करना है। अगर कुछ क्वेश्चन जहन में आ रहा है तो पूछ लीजिए। इनकम्प्लीट का मतलब यह है कि वो जॉब जो अभी कंप्लीट नहीं हुई, यानी अभी सर्विसेज मुकम्मल नहीं हुई, अभी हमें कुछ सर्विसेज देनी बाकी हैं, इसका मतलब यह इनकम्प्लीट मींस। और ये जो 72 को है तो बिल्कुल 72 को भी 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी, और फिर 88 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरे वाले की ओवरहेड आ जाएगा, और 45 को 50 करेंगे तो तीसरे वाले का ओवरहेड आ जाएगा। जी बिल्कुल, ये ओवरहेड अंडर और ओवर बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। इन तीनों में ये जो तीनों जॉब्स का, ये जो तीनों ओवरहेड्स आएंगे, इन तीनों का टोटल 11,000 के साथ कंपेयर हो जाएगा। बस इन तीनों का टोटल 11,000 के साथ कंपेयर हो जाएगा और पता चल जाएगा कि ओवर अप्लाइड आ रहा है या कितना बैलेंस आ रहा है। कहते हैं जो हम ये निकालेंगे ऑपरेटिंग ओवरहेड, उससे हम इसको एक्चुअल से वो करेंगे ना कंपेयर, जी जो 72 मल्टीप्लाई बाय 50 और 88 मल्टीप्लाई बाय 50 से निकालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। डिफरेंस 50, काफी स्टूडेंट ने सही बता रहा है। 750 अंडर अप्लाइड आ रहा है, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 13 देखें, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 13। बेटा ये अंडर अप्लाइड नहीं, ओवर अप्लाइड था। ये 750 ओवर अप्लाइड, नॉट अंडर अप्लाइड। अप्लाइड ज्यादा है, एक्चुअल नहीं, एक्चुअल ज्यादा है, ठीक है ठीक है, अंडर अप्लाइड है, ओके। तो 7